friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and JRF with All India Rank 103. आज हम बात करने वाले हैं एक एडिटोरियल की जो रिसेंटली द हिंदू में आया था और लिखा इसे था मिस्टर मोहन चंद्र पारागे। ये एक IFS ऑफिसर हैं। बहुत अच्छी इन्होंने कुछ एक बातें इसमें डिस्कस की हैं। रिसेंटली ग्लासगो में एक ग्लासगो समिट जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, बहुत सारी कंट्रीज वहाँ पे असेंबल हुई थी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई थी। उसी से रिलेटेड कुछ इन्होंने इंडिया एक तरह से एक सजेशन देते हुए एक प्रकार के सजेशंस दे रहे हैं। इस पूरे आर्टिकल में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स इन्होंने रेज किए हैं और एक कोशिश की है कि सरकार का ध्यान इस तरफ भी जाए और टू मैनेज द क्लाइमेट चेंज, टू मैनेज द कार्बन जो एमिशन है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्लासगो समिट। कुछ वैसे तो ग्लासगो समिट पे मैंने और पेरिस एग्रीमेंट में बहुत अच्छा मैंने एक पूरा एक डिटेल्ड लेक्चर मैंने ऑलरेडी दे चुकी हूँ, दैट टू बिफोर जब ये हुआ था ग्लासगो समिट अक्टूबर 2021 एंड में जब हुआ था, उससे पहले ही मैंने एक लेक्चर बहुत पेरिस एग्रीमेंट से कंपेयर करते हुए मैंने दिया था और उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। अगर आपको थोड़ा भी कुछ डाउट्स है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा बहुत यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ग्लासगो समिट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, दैट COP26, ग्लासगो स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो, ठीक है। वहाँ पे ये समिट हुआ था, ये एक मीटिंग हुई थी एंड तकरीबन 190 देश इसमें शामिल हुए थे। ये समिट जो है या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मेनली इट कम्स अंडर UNFCCC, दैट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये सब आपस में बैठते हैं, हर साल होती है और इस बार 2022 में COP27 होनी है, इजिप्ट में होगी और अगेन वही चर्चाएं होंगी कि क्लाइमेट चेंज क्योंकि इतना उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का, तो उसको कैसे हम कंट्रोल कर सके, हर देश क्या पॉलिसीज अपना रही है, इसके बारे में चर्चाएं होती हैं, ठीक है। तो दे एक्चुअली हैव डिस्कस्ड दैट हाउ दे कैन स्ट्रेंथन, एक टारगेट फिक्स किया गया है अपने कार्बन इमिशन के लिए। सबने मोस्ट ऑफ द कंट्रीज 2030 का एक अपना डेडलाइन सेट किया है, तो उस पर हम क्या काम कर रहे हैं, हर देश क्या काम कर रहा है, ये डिस्कशन हुआ था, ठीक है। देखा जाए अगर अब धरती का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, ठीक है, और बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट 2 डिग्री तक भी संभावना है कि बढ़ जाएगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि 1.5 डिग्री, क्योंकि देखिए सारे इंडस्ट्रीज को कट नहीं कर सकते, एकदम कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने के लिए हम इंडस्ट्रीज को कट नहीं कर सकते क्योंकि रिक्वायरमेंट है वो, हम अब आज की जिंदगी की लाइफ स्टाइल की रिक्वायरमेंट बन चुकी है। तो कुछ और ना सही एक बैलेंस तो कर लें जिससे कि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इतना ज्यादा, हमारे एटमॉस्फेयर का इतना ज्यादा रेज ना करे, है ना, इससे ज्यादा रेज ना करे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, ठीक है। तो एक ये कोशिश, और नेट जीरो के लिए शपथ ली गई। 190 में से 140 देश आ गया है और उन्होंने कहा कि भाई हम प्लेज लेते हैं कि हम नेट जीरो कर देंगे। नेट जीरो इन द सेंस कि हम कार्बन इमिशन को ही खत्म कर देंगे, लेकिन कब तक, चुटकी वाला काम तो है नहीं। तो थोड़ी सी टाइम लिमिट को और एक्सटेंड किया। उन्होंने कहा कि भैया एकदम नहीं करने वाले, 2030 तक नहीं हो पाएगा, 8 साल में, ठीक है। ये हम 2070 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा भी है, मतलब हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ तो चीजें हो पाएंगी, ठीक है ना। तो 2070 तक इंडिया भी उनमें से एक देश था जिसने खड़ा हुआ और कहा भाई मैं भी बोलता हूँ कि भाई 2070 तक ना हम भी ऐसी पॉलिसीज अपनाएंगे कि टोटल जीरो एमिशन होगा कार्बन एमिशन का, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये सारी बातें हो गई, सारी चर्चाएं हो गई, तो स्वाभाविक है कुछ पॉलिसीज भी आई होंगी, कुछ चीजें भी इंडिया ने कहा, पूछा गया कैसे करोगे। तो कैसे के लिए अब जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी है वो तो इंडिया खत्म नहीं कर सकता क्योंकि मेन जो पावर सप्लाई है देखा जाए तो वही है अभी भी हमारे इंडिया में। तो उसके लिए इंडिया ने चुप्पी साधी कि इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करता हूँ, बट हाँ मैं इसके ऑल्टरनेट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज सबसे ज्यादा बढ़ाऊंगा अपने देश में। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होगा तो पोल्यूशन कंपैरेटिवली उतना नहीं होगा, है ना। तो एक ये मेजर लेने के लिए उसने कहा कि भाई इंडिया के से जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पे उन्होंने कहा कि हम इसका
उपयोग करेंगे रादर देन ऐसे फ्यूल्स का जो कि ज़्यादा एमिशन करते हैं, कार्बन एमिशन करते हैं। और भी तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं उन्हीं पॉलिसीज में से एक और पॉइंट आया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसकी इस बार की रिपोर्ट के अनुसार अगर आपको रीस्टोर करना है या कार्बन एमिशन को रोकना है या फिर वापस से जो इम्बैलेंस हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से इतना नुकसान पहुंच रहा है एनवायरनमेंट को, तो अगर उसको आपको वापस से रेस्टोर करना है तो व्हाट मॉडल और व्हाट पॉलिसी यू हैव टू फॉलो, इट शुड बी नेचुरल रीजनरेशन मॉडल ऑफ रेस्टोरेशन। मतलब एक नेचुरल तरीके से आप उसको प्लांट्स उगाएं और उसकी वजह से आप रेस्टोर कर सकते हैं, ना कि आधुनिक तरीके से, मतलब कि इन द सेंस आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, नेचुरल। और इसका भी मैं जल्दी से आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप जो फॉरेस्ट लैंड है एक्चुअली जो फॉरेस्ट लैंड है वहां पे लगाएं, ना कि आप ऐसा कर दें कि देखिए फॉरेस्ट तो कटवा दिए, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई इंडस्ट्री खड़ी करनी है या कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी खड़ी करनी है एक ऐसे एरिया में, तो वहां पे जहाँ पे प्लांट्स ही प्लांट्स है, छोटा मतलब फॉरेस्ट है, वो कटवा दें और आप क्या कहें और तकरीबन वहां पे 100 या 200 प्लांट्स हैं और उसके एवज में जो बिल्डर्स हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हम ठीक है कोई बात नहीं, कट रहे हैं, कटने दो, इसके रिटर्न में ना हम 100 या 200 गमलों में हम अपने प्लांट लगा देंगे, बड़े बड़े प्लांट्स लगाएंगे। क्या ये बात ठीक है, जस्टिफाइड होगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी हमारे नेचर को उस तरह से हील नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहा गया कि भैया नेचुरल रीजनरेशन मॉडल इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ऑफ द नेचर, जिससे कि तकरीबन 32% हमारा रेस्टोर हो सकता है, ठीक है, अच्छी बात है ना। इसी आर्टिकल में कुछ एक टॉपिक्स, सब टॉपिक्स बना के डिस्कशन भी और भी गहराई में गए इसके डिस्कशन की। सबसे पहला जो सब टॉपिक था वो था कंटिन्यूड डिग्रेडेशन। इन्होंने एक तरह से बड़ा ही बहुत स्ट्रॉन्ग अपील भी की है इस वाले पैराग्राफ में कि भैया देखिए अब से मतलब कि इन लास्ट 6 ईयर्स में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, ऐसा इंडिया कह रहा है। हमने इसको बढ़ाया है, ऐसा नहीं कि हमने डिफॉरेस्टेशन ही किया है, इसको हमने बढ़ाया भी है, ठीक है, बढ़ाया होगा। अगले पॉइंट की अगर बात करें, 1989 की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हमसे कहती है कि जो ओपन फॉरेस्ट एरिया था वो था 2,57,409 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बढ़ गया है 3,04,499 स्क्वायर किलोमीटर स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से। अब आप लोग कहेंगे कि ओपन फॉरेस्ट एरिया क्या है, ये देखिए ओपन फॉरेस्ट एरिया ये है, ये मान लीजिए ये छोटा सा जो है मैंने बनाया है, ये फॉरेस्ट है पूरा, और ये वाला जो एरिया है ना ये ओपन फॉरेस्ट एरिया है। अब क्या हुआ है, ये ओपन फॉरेस्ट एरिया और बढ़ गया है, दैट मीन्स ये फॉरेस्ट कहीं ना कहीं कम हो गए, अभी और इतना बढ़ गया है। पहले जहां डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट 10 से लेस देन 40% थी, अब वो स्वाभाविक है ये एरिया जब बढ़ेगा, तो ये एरिया अगर बढ़ेगा तो ये डेंसिटी क्या होगी, और रिड्यूस हो गई होगी, है ना, जो कि अच्छी बात तो है नहीं। फिर भी इंडिया यहाँ से जो इंडिया इज सेइंग दैट, या हमारी सरकारें कह रही हैं कि इतना हमने फॉरेस्ट कवर बढ़ाया है, राम जाने कैसा बढ़ाया है, ठीक है। रीजन देखिए कुछ भी हो सकते हैं, हम पूरा हमेशा मतलब कि डिफॉरेस्टेशन के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, ग्रेजिंग हो सकता है, फायर हो सकती है, पेड़ों का इलीगल कटना हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे रीजंस इसमें इन्वॉल्व है, बट है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, ठीक है, तो ये रीजंस इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट जो बात की है इन्होंने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सरकार हमारी बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध के बैठी है और आराम से कुछ नहीं कर रही है, वो होने दे रही है। बिल्डर्स अपना पैसा दे देते हैं सरकार को या जो भी पेनल्टी कर देते होंगे और सरकार चुपचाप नहीं बैठी, सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेके आ रही है, बट उन पॉलिसीज में ना कहीं कहीं छोटे छोटे लूप होल है, उसी के ऊपर ये पूरा आज का एडिटोरियल है। लूप होल क्या है, देखिए 1998 में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, ये बेसिकली इससे पहले 1952 में एक फॉरेस्ट पॉलिसी आ चुकी थी, बट ये एक नया वर्जन था और ज़्यादा
फॉर्म वर्जन था जिसमें कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी ऐड हुए थे। एक एक्ट के तौर पे आया था बेसिकली, जिसमें कि क्या हुआ था कि जितना भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन है और जो भी चीज़ें फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए होंगी, उसमें लोकल कम्युनिटी यानी कि वहीं की जो ट्राइबल कम्युनिटीज जो रह रही हैं उनके पार्टिसिपेशन की भी बात हुई थी कि इनको हम इनको भी पार्टिसिपेट कराएंगे और साथ ही साथ इनका एक एम्पावरमेंट भी होगा, पैसा भी हम इनको देंगे इन द फॉर्म ऑफ देयर सैलरी या जो भी पेमेंट है उसके फॉर्म में देंगे। तो इससे क्या रहता है, एक इंटरेस्ट बना रहता है, उनकी भी एक जीविका चलती रहे और फॉरेस्ट का भी कंजर्वेशन बना रहे। ठीक है, बहुत प्यार से चल रही थी चीजें फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉर मैनेजिंग द वेस्टलैंड रेस्टोरेशन के लिए। ठीक है, इसी के चलते तमाम फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज भी बनी। समय के साथ फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज में कुछ फंड्स फ्लो भी होने लगे फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज, फ्रॉम डिफरेंट फंड सोर्सेज से। सरकार के अलावा भी चीजें और आने लगी। चलते चलते आगे सफर अच्छा खासा चल रहा था। आगे कुछ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज भी बनी, जेएफएम जिनको हम कह सकते हैं, जेएफएम बनी। ठीक है, लेटर ऑन चलते ही चलते आगे काफी बहुत अच्छे से चीजें चल रही थी। लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन के साथ साथ सरकार के साथ साथ 1.18 लाख जेएफएम बन के तैयार हुई और जिन्होंने कंजर्व किया, प्रोटेक्ट किया 2.25 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में ये कारगर सिद्ध हुई। पर समस्या क्या हुई, इसी तरह के मॉडल या इसी तरह की जेएफएम के चलते ही तमाम जितने भी आपके नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, वो भी इसी मॉडल पे बेस्ड थी कि लोकल कम्युनिटीज भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट शो कर रही थी और सरकार भी उनमें पूरा साथ दे रही थी। लेकिन समय के साथ, क्योंकि हमें मालूम है करप्शन तो आता ही आता है, सरकारें बदलती हैं, करप्शन आता है, लोग करप्ट होते हैं या तो सरकार ना भी हो तो। ठीक है, अब रीजन दिया जाने लगा कि भैया फंड्स कम है, पेमेंट नहीं होती, सैलरी नहीं होती, तो लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं हुआ। ठीक है, जिसका कि खामियाजा बेचारे फॉरेस्ट को भुगतना पड़ा। क्या हुआ, वहाँ पे उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, चीज़ें खराब हुई। बाहर के आउटसाइडर्स ने आके इलीगल वापस से फॉरेस्ट कटिंग शुरू की, किसी ने आग लगा दी, एनिमल्स की इलीगल हंटिंग होने लगी, बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि गलत था। अल्टीमेटली फॉरेस्ट को ही, और देखा जाए तो हम ह्यूमन बीइंग को, हमारी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ रहा है ये सब नुकसान, लेकिन हो रहा है। ठीक है, नाउ next we have discussed about the change role. Now we have to change the role now. Change the role in the sense JFM, अब JFM ने क्या किया है, JFM rather than being dependent on or rather than coordinating with the local communities, उसने इन्वॉल्व कर लिया है कुछ एक कंसल्टेटिव इंस्टीट्यूशंस को जो कि वहाँ के लोकल है ही नहीं, जो एक अपने पढ़े लिखे कहीं बाहर से, मतलब कि आराम से कहीं उस एरिया से ना होके कहीं और को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, पढ़े लिख लिए हैं, एग्रीकल्चर में डिग्री ले ली है, फॉरेस्ट में डिग्री ले ली है, और बड़े प्यार से वो सजेशन दे रहे हैं कि आप एक काम करो, आप ना यहाँ पे अच्छा पानी ज़्यादा है, आप यूकेलिप्टस का ट्री लगा दो, अच्छा यहाँ पे डेसिडियस कंडीशन है, आप ये वाला ट्री लगा दो, रादर देन डीप में वहाँ के जाने, क्योंकि लोकल वहाँ के होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे ना, बजाय कि कोई बाहर का बंदा। अब ठीक है, यूकेलिप्टस आप लगा दोगे, पानी, क्योंकि यूकेलिप्टस की फॉर एग्जांपल टेंडेंसी होती है कि वो बहुत पानी खींच लेता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ भी है और कई जगह सक्सेसफुली सिद्ध भी हुआ, जहाँ पे कि बहुत हमेशा ड्रॉट की स्थिति रहती थी, मतलब बाढ़ आना की और पानी की बहुत समस्या रहती थी, तो वहाँ पे ये सक्सेसफुली इसने काम किया भी कि पानी की जो बाढ़ वगैरह आने की स्थिति वो कम हो गई थी। नाउ सॉरी, मेरे यहाँ मिट्टू भी है तो वो भी बीच में बोल देता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपको लोकल कम्युनिटी, जो लोकल वहाँ के पर्सन्स हैं, उनकी हेल्प लेना ज़्यादा अच्छा होता है रादर देन किसी इस तरह के आउटसाइडर की। तो इसलिए इन्होंने बात की कि वी हैव टू चेंज रोल नाउ। नेक्स्ट, ट्राइबल्स की अगर बात करें, दो आपको एग्जाम्पल मैं जरूर देना चाहूंगी यहाँ पे। एक है बैगा ट्राइबल जो कि एमपी में, आपके छत्तीसगढ़ में, बिहार, उड़ीसा में पाई जाती है। वो बहुत ही अभी भी ऐसी एक ट्राइब है जो कि प्लांट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पे एंड टोटली डिपेंडेंट, देयर लाइफ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। वो अभी भी फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है और वो बहुत अच्छे से अभी भी अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट किए हुए हैं एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट।
इसी तरह एक और एग्जाम्पल आपका मई 2021 में पेपर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था कि वुमेन इन ओडिशा प्रोटेक्ट नियरली 1/3 ऑफ ओडिशाज फॉरेस्ट। कोदारपल्ली ट्राइबल विलेज है, वहाँ पे क्या होता है, एक एक्टिविटी चलाई पिछले 5 दशकों से। कुछ महिलाओं का एक ग्रुप बना शुरुआत में, उन्होंने एक एक्टिविटी जिसको कि नाम दिया ठेंगापल्ली। उसमें क्या किया उन्होंने, महिलाएं ग्रुप में एज अ गार्ड दे पेट्रोल, मतलब घूमना शुरू किया उन्होंने जंगलों में। अपना टाइमली वो डिवाइड कर लेती थी, इतने टाइम से इतने गश्त देना शुरू किया, और हाथों में उनकी छड़ी रहती थी। वो छड़ी बेसिकली एनिमल्स के लिए नहीं होती थी, आउटसाइडर्स के लिए होती थी, जो कि रात में इलीगल कटिंग के लिए आते थे, नेचुरल रिसोर्स को लेने के लिए आते थे। तो इस तरह से देखते देखते ना उन्होंने उस एरिया में और भी फॉरेस्ट, एक तो जो वेस्ट लैंड था उसमें फॉरेस्ट लगाना शुरू किया, ठीक है, फॉरेस्ट प्लांट्स लगाने शुरू किए, तो फॉरेस्ट एरिया बढ़ा। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे करते कराते ना बहुत बड़ा एरिया डेवलप कर लिया और उसको प्रोटेक्ट भी किया। और आज भी ये प्रथा कंटिन्यूअस है, आज भी ये चल रही है वहां पे, जो कि इसलिए ये टाइटल इस आर्टिकल का था, वुमेन्स इन ओडिशा प्रोटेक्ट नियरली 1/3 फॉरेस्ट एरिया ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हैं हमारे ट्राइब्स के, जो कि लोकल कम्युनिटी के, जो इस तरह से प्रोटेक्ट किया है। लास्ट टॉपिक उन्होंने के बारे में जो बात की है, उन्होंने कहा है, बहुत जोर दिया है कि टू प्रोटेक्ट फॉर दिस फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के लिए वी हैव टू रेप्लिकेट दिस तेलंगाना मॉडल। तेलंगाना मॉडल है कुछ नहीं, अभी अक्टूबर 2021 में ही वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव जी, उन्होंने एक तेलंगाना को हरिता हरम एक मॉडल को मतलब कि डिक्लेयर किया। उसमें क्या है, आप फॉरेस्ट फंड आपको देना पड़ेगा वहाँ की जनता, तेलंगाना की जनता फॉरेस्ट फंड देगी इन द सेंस की ₹500 वहाँ के एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज से की तनख्वाह में से डिडक्ट होंगे हर महीने। ₹100 डिडक्ट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तनख्वाह से, ₹25 स्टेट गवर्नमेंट के, और ₹5 हर स्टूडेंट की फीस में से एडिशनल लिए जाएंगे। इस पूरे फंड को फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के, रेस्टोरेशन में, फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में लगाया जाएगा। तो ये तेलंगाना मॉडल बहुत अच्छा भी है। इससे क्या होगा, क्योंकि आप अगर नॉर्मली किसी से ही पूछेंगे ना, इनफैक्ट शायद आपने भी कभी एनवायरमेंटलिस्ट किया हो, नहीं किया हो पता नहीं, बट हर कोई इतना एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट कर पाता है। मैंने बहुत पहले भी कहा था, अपने बर्थडे पे केक काटो ना काटो, लेकिन 2 या 4 या 5 प्लांट जरूर लगाओ। कुछ और नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, केक खा के क्या खत्म हो जाएगा। प्लांट बढ़ता हुआ देखोगे, आंखों को भी अच्छा लगेगा और सांसों को भी अच्छा लगेगा। तो कोशिश करना कि इस तरह की चीजें करें। और ये बहुत ही सुंदर इन्होंने बातें कही हैं, छोटी छोटी चीजें कही हैं, छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ लास्ट से शुरू करें तो सीएम जो है तेलंगाना के, उनके बारे में बताइए, ठीक है, मॉडल के बारे में बताइए, ठीक है। हरिता हरम एक और हरिता हरम बेसिकली फॉरेस्ट का ही एक और मॉडल है वहाँ पे, या जगह कह लीजिए। इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ लेक्चर ऑन दिस टू। नेक्स्ट, चेंज रोल नाउ, जेएफएम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज के बारे में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 में जो आया था, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना, इसके बारे में तो जरूर क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, एंड प्लीज लेट मी नो अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है इन द चैट बॉक्स, ठीक है। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।